राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। महाराणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी। इतिहास में हिंदू पद के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। उस समय मेवाड़ चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। दिल्ली, गुजरात एवं मालवा के शासक कभी भी मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकते थे। अतः सांगा ने सिरोही, बागड़ एवं ईडर के शासकों को अपना मित्र बनाकर अपनी स्थिति मजबूत की। ईडर के उत्तराधिकार मामले को लेकर गुजरात एवं मेवाड़ में वैमनस्य हो गया। 1520 ईस्वी में महाराणा सांगा ने गुजरात की सेना को परास्त किया। मालवा का शासन मेदिनी राय नामक राजपूत सरदार के हाथ में था। मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को भगा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में आ गया, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में 1519 ईस्वी में गागरोन का युद्ध हुआ। मगर मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। थोड़े समय बाद राणा ने उसे मुक्त कर दिया। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में कोटा जिले में के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। 1518 ईस्वी में धौलपुर या बारी के युद्ध में सांगा ने पुनः इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इब्राहिम लोदी को पराजित करने से राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। उसने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा ने उसे इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता का वचन दिया, जिसको उसने पूरा नहीं किया। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे। अतः दोनों के मध्य युद्ध अवश्य भावी था। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने एवं तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ एवं युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा का अंत्येष्टि संस्कार किया गया, वहीं उनका समाधि स्थल बना हुआ है। महाराणा सांगा को विष दिए जाने के स्थान व उनकी अंत्येष्टि स्थल के बारे में विभिन्न मत हैं। डॉक्टर राजेंद्र शंकर भट्ट अपनी पुस्तक महाराणा सांगा एवं भक्ति शिरोमणि युवरानी मीरा के पृष्ठ 170 पर लिखते हैं कि विष के अस्वाभाविक और अनाचारी मृत्यु प्राप्त महाराणा का दाह कर्म एरिच में ही कर दिया गया। वर्तमान उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एरिच कस्बे के पास बेतवा नदी के सूढ़ी घाट पर महाराणा सांगा की छतरी स्मारक जिसे लोग सांगा की समाधि कहते हैं, बनी हुई है, जो उनके दाह स्थल की घोतक हैं। उस समय की सामरिक स्थिति में महाराणा के शव को कहीं दूर ले जाना संभव नहीं था। जिन्होंने ऐसा जघन्य कार्य किया था, वे विष जनित शव को मेवाड़ की सीमा में ले जाने का दुस्साहस नहीं कर सकते थे। दाह कर्म के बाद सांगा की अस्थियां मेवाड़ की सीमा में मांडलगढ़ लाई गईं और वहीं शेष संस्कार किए गए, जो मेवाड़ के महाराणाओं की परंपराओं के अनुसार थे। इनकी स्मृति में एक और छतरी बनवाई गई, जो पवित्र स्थल के रूप में अब भी मांडलगढ़ गढ़ में प्रकाशमान है। डॉक्टर ओझा ने लिखा है कि महाराणा ने चंदेरी के लिए प्रस्थान किया तथा रास्ते में कालपी के निकट एक एरिच नामक स्थान पर रुके, जहां पर उनको विष दिया गया। वहां पर उस जहर का प्रभाव बढ़ने लगा तो सरदार उनको लेकर लौटने लगे और मार्ग में ही कालपी नामक स्थान आता है, जहां पर महाराणा की मृत्यु हो गई। मुंशी देवी प्रसाद लिखते हैं कि महाराणा एरिच में बीमार पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। शारदा का कहना है कि महाराणा की मृत्यु बसवा में ही हुई।
डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कालपी में महाराणा की मृत्यु और उसके शव को मांडलगढ़ में ले जाना लिखा है, जहां उनका समाधि स्थल बना हुआ है। महाराणा सांगा वीर, उदार और न्यायपरायण शासक था। राजपूताने के शासक उसकी अधीनता में लड़ना अपना गौरव समझते थे। सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में अधिकांश राजपूत राजवंश विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुए। उसने गुजरात, मालवा एवं दिल्ली के शासकों को परास्त कर मेवाड़ का गौरव बढ़ाया। बाबर ने सांगा के संदर्भ में लिखा है कि उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे। सांगा ने अपने देश की रक्षा में 1 आंख, 1 हाथ और 1 पैर खो दिए। उसके शरीर पर 80 घाव थे। उसकी इसी स्थिति के कारण कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा को सैनिक का भग्नावशेष कहा है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से चंदेरी के मेदिनी राय, आमेर के पृथ्वीराज, जोधपुर के राठौड़ रायमल और रतन सिंह, कुंवर मालदेव। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक मेवाड़ मुगल संघर्ष में मारवाड़ के कुंवर मालदेव का भी खानवा के युद्ध में भाग लेना लिखा है। सादड़ी के झाला अज्जा, मेवात के हसन खां मेवाती, महमूद लोधी, जालोर के अखेरा सोनगरा, बीकानेर के कुंवर कल्याणवल, वागड़ के उदय सिंह, देवलिया के बाग सिंह, सिरोही के अखेराज देवड़ा और ऊपरमाल के अशोक परमार ने भाग लिया। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 ईस्वी व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। भक्त कवित्री मीरा के पति राजकुमार भोज सांगा के बड़े पुत्र थे, जिनका निधन एक युद्ध में घायल होने से सांगा के जीवन काल में ही हो गया था। महाराणा विक्रमादित्य 1531 से 1536 ईस्वी। विक्रमादित्य राणा सांगा और कर्णावती का पुत्र था। इसके शासनकाल में 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ की रक्षा हेतु कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी बेचकर सहायता की याचना की, परंतु समय पर सहायता न मिलने के कारण कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने मायके बूंदी भेजकर चित्तौड़ की रक्षा का भार देवलिया के ठाकुर बाग सिंह को सौंप दिया। बाग सिंह ने शाही राजचिन्ह धारण कर बहादुर शाह का सामना किया। उसकी वीरगति प्राप्त करने पर कर्मावती ने 1300 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। इस घटना को चित्तौड़ का दूसरा साका कहा जाता है। 1536 ईस्वी में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज की दासी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। इसने चित्तौड़ में 9 कोठा महल, नवलखा महल का निर्माण करवाया। महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी। उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ में किले में रखा गया। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जोधपुर राज्य का इतिहास बनवीर के विरोधी उदय सिंह के साथ हो गए और राठौड़ सरदारों की सहायता से उदय सिंह ने बनवीर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें बनवीर या तो मारा गया या भाग गया। गोपीनाथ शर्मा राजस्थान का इतिहास। उदय सिंह ने पाली के अखिराज सोनगरार एवं खेरवा के ठाकुर जयत्र सिंह की पुत्रियों से विवाह कर अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1544 ईस्वी में शेरशाह के चित्तौड़ पर आक्रमण करने की खबर पाकर किले की कुंजियां शेरशाह के पास भिजवा दी, जिसे शेरशाह ने किले पर आक्रमण नहीं किया व ख्वास खां को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। उदय सिंह ने 1559 में ईस्वी में अरावली की उपत्यकाओं में उदयपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयपुर में उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। 1562 ईस्वी में उसने मालवा के पराजित शासक बाज बहादुर व मेड़ता के शासक जयमल को शरण दी। अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर वह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता को सौंपकर गिरवा की पहाड़ी में चला गया। अकबर ने राणा उदय सिंह को ढूंढने के लिए हुसैन कुली खां को गिरवा की पहाड़ियों में भेजा।
रात्रि के समय किले की दीवार की मरम्मत करवाते समय जयमल अकबर की संग्राम नाम की बंदूक से घायल हो गया। अतः अगले दिन 24 फरवरी 1568 को राजपूतों ने केसरिया बाना धारण कर मुगलों से युद्ध किया। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुआ। कल्ला राठौड़ और फत्ता सिसोदिया भी लड़ते हुए मारे गए। फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया, जो चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाता है। जयमल, फत्ता और कल्ला राठौड़ की छतरियां चित्तौड़ में बनी हुई हैं। अकबर ने 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ के किले पर अधिकार करके 30,000 व्यक्तियों का कत्लेआम करवाया। अकबर ने जयमल, फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवाईं। चित्तौड़ के पतन से महाराणा को बड़ा आघात लगा। वह बीमार रहने लगा और 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप का 1572 ईस्वी में गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप की गद्दी पर बिठा दिया। मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों में कीका के नाम से विख्यात प्रताप ने अपने पिता के साथ जंगलों, घाटियों एवं पहाड़ों में रहकर कठोर जीवन बिताया। मुगल आक्रमण के कारण राज्य की व्यवस्था संतोषप्रद नहीं थी। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा, रायला आदि मेवाड़ के सीमांत भाग मुगलों के हाथ में चले गए थे, जिससे राज्य की आय और प्रतिष्ठा घट चुकी थी। इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रताप के सामने दो मार्ग खुले हुए थे। या तो वे अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताएं, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश के गौरव की प्रतिष्ठा बनाए रखें। दूसरे विकल्प के लिए उसे अनेक कष्ट उठाने थे, फिर भी उसने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। उसने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया। अकबर किसी भी तरह मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 से 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल क्रमशः जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास एवं टोडरमल के नेतृत्व में भेजे, मगर महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर अजमेर पहुंचा और मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह अजमेर से सैन्य रवाना हुआ और मांडलगढ़ पहुंचा। यहां अपनी सैन्य तैयारी पूरी करने के बाद वह उदयपुर की ओर बढ़ा तथा बनास नदी के तट पर मोलेला में अपना सैन्य शिविर लगाया। प्रताप भी अपनी सेना के साथ लौसिंग पहुंच गया। 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना व महाराणा प्रताप की सेना के मध्य युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्रताप की सेना में हरावल सेना का अग्रिम दस्ता की कमान हकीम खां सूरी के हाथ में थी, जबकि मुगल सेना के हरावल में सैयद हासिम बरा, मोहम्मद बादशी, आसफ खां और जगन्नाथ कछवा जैसे सेनानायक अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ नियुक्त थे। युद्ध के प्रारंभ में मेवाड़ी सैनिकों के तीव्र आक्रमण और वीरतापूर्ण युद्ध कौशल ने मुगल पक्ष की अग्रिम पंक्ति व बाएं पार्श्व को छीन भिन्न कर दिया। बदायूनी, जो स्वयं मुगल सेना की ओर से लड़ रहा था और अपने ग्रंथ मुंतखब उत तवारीख में इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किया, लिखता है कि इस हमले से घबराकर मुगल सेना भेड़ों की झुंड की तरह भाग निकली। मुगल सेना को भागते हुए देखकर मिहत्तर खां चिल्लाता हुआ आया कि बादशाह सलामत एक बड़ी सेना के साथ स्वयं आ रहे हैं। इसके बाद स्थिति बदल गई और भागती हुई मुगल सेना नए जोश के साथ लौट पड़ी। राणा प्रताप चेतक पर सवार होकर शत्रुओं से लोहा ले रहे थे। मुगल सेनापति मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर सवार था। रणछोड़ भट्ट कृत अमर काव्य वंशावली के अनुसार प्रताप ने बड़े वेग से चेतक के आगे के पैरों को मानसिंह के हाथी के मस्तक
पर टिका कर भाले से उस पर वार किया। मानसिंह ने हौदे में झुककर अपने को बचा लिया, किंतु उसका महावत मारा गया। इस हमले में मानसिंह के हाथी की सूंड पर बंधे खंजरों से चेतक का एक पैर कट गया। इस मध्य मुगल सैनिकों ने प्रताप को घेर लिया। प्रताप को शत्रुओं से घिरा देखकर बड़ी सादड़ी के झाला विद्या, जो झाला मन्ना व मान के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ने प्रताप का मुकुट धारण कर लिया और प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकल जाने के लिए विवश कर दिया। झाला बीदा वीर गति को प्राप्त हुआ। राणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकलकर गोगुंदा की ओर चला, मगर टूटी टांग का चेतक उसे अधिक दूर नहीं ले जा सका और घाटी के दूसरे नाके पर अपने स्वामी को शत्रुओं से सकुशल बचाकर दम तोड़ दिया। प्रताप ने स्वयं अपने स्वामी भक्त घोड़े का दाह संस्कार किया। हल्दी घाटी के पास बलीचा गांव में चेतक का समाधि स्थल है। हल्दी घाटी के इस एक दिन के युद्ध में परिणाम के संबंध में विद्वानों में मत विभिन्नता है। डॉक्टर E.L. श्रीवास्तव लिखते हैं कि मानसिंह की लड़ाई अपने प्रारंभिक उद्देश्य में ही असफल रही थी। यह उद्देश्य महाराणा प्रताप को मारना या बंदी बनाना और मेवाड़ को अपने अधीन करना था। तबकाते अकबरी में निजामुद्दीन लिखता है कि मानसिंह जब शाही दरबार में पहुंचा तो अकबर ने थोड़े समय के लिए उसकी ढोंडी बंद कर दी, क्योंकि वह राणा को बंदी बनाने व मारने में असफल हुआ था। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि सैनिक दृष्टि से भले ही मुगलों को विजय मिली, मगर उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। राजपूतों ने विजयी सेना की ऐसी दुर्दशा की कि वह एक स्थान पर बंदी होकर रह गए और अंत में उन्हें मेवाड़ छोड़ना पड़ा। वर्तमान में हल्दी घाटी के युद्ध के निर्णय को लेकर गहरा विवाद है, परंतु राजस्थान के कतिपय मूर्धन्य इतिहासकारों का यह दृढ़ मत है कि इस युद्ध में प्रताप की जीत हुई थी और उन्होंने इसके पक्ष में साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। अकबर हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम से संतुष्ट नहीं हुआ और अक्टूबर 1576 में स्वयं गोगुंदा पहुंचा। उसने प्रताप को घेरने के कई प्रयत्न किए, मगर असफल रहा। इस युद्ध के बाद प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। अक्टूबर 1577 में अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ भेजा। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ का घेरा डाल दिया और भयंकर संघर्ष के पश्चात अप्रैल 1578 में दुर्ग पर अधिकार कर लिया, मगर प्रताप इससे पूर्व ही दुर्ग छोड़कर निकल गया। दिसंबर 1578 में शाहबाज खां दूसरी बार और नवंबर 1579 में तीसरी बार मेवाड़ आया, मगर वह प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। शाहबाज खां के लौटते ही प्रताप ने अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित कर लिया। इसके बाद अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ भेजा। खान खाना ने शेरपुर को अपना ठिकाना बनाकर प्रताप का पीछा करना शुरू किया। 1580 में कुंवर अमर सिंह ने अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण करके खान खाना के परिवारों की महिलाओं को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप को इस घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर मुगल महिलाओं को ससम्मान खान खाना के पास भिजवा दिया। 1582 में प्रताप ने दिवेर राजसमंद की मुगल चौकी पर आक्रमण किया। कुंवर अमर सिंह ने यहाँ तैनात अकबर के चाचा सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से प्रलोभ पहुँचा दिया। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। कर्नल टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पुनः अधिकार कर लिया। उसने राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बांडोली नामक गांव में प्रताप का अग्नि संस्कार किया गया। महाराणा प्रताप का नाम राजपूतों के इतिहास में सबसे अधिक सम्माननीय और गौरवंती है। वह स्वदेशाभिमानी, स्वतंत्रता का पुजारी, रणकुशल, स्वार्थ त्यागी, सच्चा वीर और उदार क्षत्रिय था। इन्हीं गुणों के कारण वह अकबर को, जो उस समय संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली एवं ऐश्वर्य संपन्न सम्राट था, अपने छोटे से राज्य के बल पर वर्षों तक परेशान करता रहा और अधीनता नहीं मानी। प्रताप के संबंध में कर्नल टॉड लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप की किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से
पवित्र ना हुई हो। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1633 ईस्वी में मिलता है। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। थर्मोपोली का युद्ध 400 ईस्वी पूर्व में यूनान में फारसी आक्रमण के दौरान स्पार्टा के राजा लियोनिडास और फारसी शासक क्षयार्स के मध्य हुआ था। मैराथन का युद्ध 490 ईस्वी पूर्व में यूनान व फारस के मध्य हुआ, जिसमें फारस को हार का सामना करना पड़ा। हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध व अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। आसफ खान ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। प्रताप की ओर से पूंजा भील के नेतृत्व में भीलों ने मुगलों से छापामार युद्ध किया। हल्दी घाटी के युद्ध में बदायूं और अबुल फजल ने हाथियों की लड़ाई पर रोचक वर्णन किया है। राणा प्रताप की ओर से उनका प्रिय हाथी राम प्रसाद और लूणा तथा मुगल पक्ष के गजमुक्त, गजराज और रणमदार हाथियों में भयंकर संघर्ष हुआ। अबुल फजल लिखता है, दोनों पक्षों के वीरों ने लड़ाई में जान सस्ती और इज्जत महंगी कर दी। जैसे पुरुष वीरता से लड़े, वैसे ही हाथी भी लड़े। इस युद्ध में मुगलों ने महाराणा के प्रिय हाथी राम प्रसाद को पकड़ लिया और उसे अकबर को भेंट कर दिया। उसका नाम राम प्रसाद से पीर प्रसाद कर दिया। दुर्सा आड़ा ने प्रताप की प्रशंसा करते हुए लिखा है, अस लेगो अणदाग पाग लेगो अड़नामी, गोआड़ा गवडाए जी को बहतो धुरवामी, नवरोजे नह गयो नगो आतसा नवली, नगो झरो का हेंट जेठ दुनियाण दहली, गहलोत राण जीती गयो दसण मूंद रसड़ा डसी, निसास मूक भरिया नयन सो मृत सा प्रताप सी। महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। अमर सिंह ने अपने युवराज काल में ही मुगलों के विरुद्ध अपने अभियानों में भाग लिया। दिवेर के युद्ध 1582 ईस्वी में उसने अपनी सूझबूझ एवं वीरता से मुगल सेना को पराजित किया। शासक बनने के उपरांत उसे पुनः मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1599 ईस्वी में शाहजादा सलीम जहांगीर को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा गया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। जहांगीर ने शासक बनते ही 1605 ईस्वी में परवेज, आसफ खां, जफर बेग और सगर के नेतृत्व में पुनः मेवाड़ को अपने अधीन करने का प्रयास किया। 1608 ईस्वी में महावत खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला, 1612 ईस्वी में राजा बासु, 1613 ईस्वी में मिर्जा अजीज़ कोका को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, मगर इन्हें भी विशेष सफलता नहीं मिली। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुर्रम को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। खुर्रम एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ की तरफ बढ़ा। उसने मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी द्वारा अकाल की स्थिति पैदा कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से उब गए थे और एवं उनकी जागीरों भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। 5 फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई, जिसमें महाराणा को शाही दरबार में उपस्थित होने से छूट दी गई, मगर युवराज को मुगल दरबार में भेजने की शर्त रखी गई। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ, लेकिन अमर सिंह को इस संधि के कारण काफ़ी आत्मग्लानि हुई और इसके बाद उसने राजकाज में रुचि लेना बंद कर दिया। 26 जनवरी 1620 को उदयपुर के निकट आहड़ में उसका स्वर्गवास हो गया। अमरसार का रचयिता जीवाधार इसका राज्य आश्रित था। महाराणा कर्ण सिंह 1620 से 1628 ईस्वी। कर्ण सिंह के राज्याभिषेक उत्सव पर जहांगीर ने राणा की पदवी का फरमान खिलयत आदि भेजे। ये मेवाड़ का पहला शासक था जो शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहा और जिसने
जिसके लिए राणा की पदवी का फरमान भी मुगल दरबार से भेजा गया। 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि में कर्ण सिंह की अहम भूमिका थी। शासक बनने पर कर्ण सिंह ने मुगल ढांचे पर राज्यों को परगनों में बांटा और उनके अंतर्गत कई गांव सम्मिलित किए। इन परगनों में पटेल, पटवारी और चौधरी नियुक्त किए गए। उसने नई बस्तियां बसाई और बेघरवार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी। इन सुधारों से व्यापार वाणिज्य को गति मिली तथा राज्य में सुख शांति स्थापित हुई। जब खुर्रम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया 1623 ईस्वी, तब कर्ण सिंह ने उसे पिछोला झील के महलों में पनाह देकर मांडू के मार्ग से दक्षिण भेजने में सहायता दी। 1628 ईस्वी में कर्ण सिंह की मृत्यु हो गई। महाराणा कर्ण सिंह ने मुगल संपर्क के कारण अपनी शासन व्यवस्था को नया रूप दिया। उसके निर्माण कार्य में विशेष रूप से कर्णविलास, दिलखुश महल, बड़ा दरीखाना आदि में भी मुगल स्थापत्य का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मुगल मेवाड़ संबंध में कर्ण सिंह ने कूटनीति से काम किया। खुर्रम को कुछ समय अपने यहाँ रखकर उसे अपना आभारी भी बना दिया और उसे अपने यहाँ से विदा कर वह मुगल सम्राट का कोप भाजन भी नहीं बना। इस प्रकार वह मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652 ईस्वी। महाराणा जगत सिंह ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए। उसने उदयपुर में जगदीश जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया तथा इस मंदिर पर जगन्नाथ राय प्रशस्ति लगवाई, जिसकी रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। जगदीश मंदिर का वास्तुकार भाड़ था। यह मंदिर नागर शैली के पंचायतन शैली में बना हुआ। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवाया। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी। 1652 में इसकी गद्दी नशीनी के समय शाहजहां ने राणा का खिताब 5 हजारी जात एवं 5 हजारी सवारों का मनसब देकर हाथी एवं घोड़े भेजे। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए इसे ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना चित्तौड़ दुर्ग के कंगूरे एवं बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी में जब मुगल शहजादों में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ा, तब औरंगजेब एवं दारा ने महाराणा को अपनी अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था, क्योंकि यदि विपक्ष विजयी हो जाए तो वह मेवाड़ के लिए समस्या खड़ी कर सकता था। अतः महाराणा टाल मटोल करता रहा, यहाँ तक कि अव्यवस्था का फायदा उठाकर टीका दौड़ के बहाने महाराणा ने टोडा, मालपुरा, टोंक, चाकसू, लालसोट को लूटा एवं मेवाड़ के खोए हुए भागों में पुनः अधिकार कर लिया। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह 1660 ईस्वी का राज सिंह ने बादशाह औरंगजेब को भी अप्रसन्न किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ का साथ दिया। सिसोदिया राठौड़ गुट बनने से सम्राट औरंगजेब बड़ा चिंतित हुआ और उसने राजपूतों को नष्ट करने में अपनी शक्ति लगा दी। युद्ध से मेवाड़ के कई इलाके वीरान हो गए। राज सिंह ने शहजादे अकबर को अपनी ओर मिलाकर मुगल सेना शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया, परंतु औरंगजेब ने छल से राजकुमार अकबर और राजपूतों में फूट डलवा दी। 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई। राज सिंह के सेनापति और सलूम्बर उदयपुर के रावत रतन सिंह चूंडावत का विवाह बूंदी के हाड़ा सरदार संग्राम सिंह की पुत्री सलह कंवर के साथ हुआ। विवाह के 2 दिन बाद ही जब रतन सिंह को युद्ध लड़ने जाना पड़ा तो पत्नी के प्रति मोह की वशीभूत होकर उसने पत्नी से सेनानी लाने के लिए एक सेवक भेजा। तब सलह कंवर ने निशानी के रूप में अपना सिर भिजवा दिया। यही सलह कंवर इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से विख्यात है। उसने राज सिंह अपनी प्रजा में सैनिक के नैतिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विजय कटकातु की उपाधि धारण की। राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने उदयपुर में जया बावड़ी त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से
राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया तथा इस झील के उत्तरी किनारे नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। ये प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। राज प्रशस्ति में मेवाड़ का प्रमाणिक इतिहास और ऐतिहासिक मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी का उल्लेख मिलता है और इस प्रशस्ति से मेवाड़ के शासकों की तकनीकी योग्यता की जानकारी मिलती है। राज सिंह के शासनकाल में दाऊजी महाराज दामोदर जी महाराज 1669-70 ईस्वी में मथुरा से श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश की मूर्ति लाए थे। राज सिंह ने श्रीनाथ जी को सिहाड़ आधुनिक नाथद्वारा में 1671 ईस्वी में तथा द्वारकाधीश को कांकरोली राजसमंद में प्रतिष्ठित करवाया। उसने अंबिका माता मंदिर उदयपुर भी बनवाया। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।